हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था यूनिट थर्ड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। सो लेट्स सी रिमेनिंग टॉपिक है हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और हमारे कुछ जो डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड नेक्स्ट इज द लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, सो फर्स्टली व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन अ सॉलिड एंड द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि हमारा जब भी कोई भी सॉलिड पार्टिकल किसी भी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है तो उस केस में प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस पे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रेशर भी अफेक्ट करता है एड्जॉर्प्शन रेट को। तो यही रिलेशन दिया गया है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में। The amount of gas adsorbed is given by the number of moles of gas x। यानी कि जो भी अमाउंट ऑफ गैस हमारा एड्जॉर्ब होगा किसी भी सॉलिड सरफेस पे उसे हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिस भी मास ऑफ मतलब कि मास यानी m इज द मास ग्राम, जो भी एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर वो जिसके ऊपर वो एड्जॉर्ब हो रहा है उसके अमाउंट को हम m से डिनोट करेंगे। यानी कि हमारा x अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब होता है m ग्राम ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ओके, सो इस तरह से हमें ये डिफाइन किया गया है, रिलेशनशिप है बिटवीन अमाउंट ऑफ द गैस एड्जॉर्ब एंड द प्रेशर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन हमने टू टाइप्स के एड्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया था, फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड द केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में हम कितना भी प्रेशर इंक्रीज करें वहाँ पे एक टाइम बाद क्या होगा, वहाँ पे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, लेकिन अब हमें ये डेरिवेशन केमिजॉर्प्शन के बेस पे देखना है, क्योंकि एक टाइम बाद क्या होगा, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस डिक्रीज होने लगेगा क्योंकि वहाँ पे पूरा जो स्पेस होगा वो ऑक्यूपाई हो चुका होगा। उससे ज़्यादा वहाँ पे कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच में। तो उस केस में क्या होता है कि प्रेशर का इफेक्ट कम होने लगता है। सो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है हमारा, इसने ये रिलेशन दिया था, डायरेक्टली इन्होंने बोला था कि जितना भी अमाउंट ऑफ मास हमारा जो भी है अमाउंट ऑफ गैस किसी भी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हमने हटाया तो वहाँ पे क्या आया, कांस्टेंट के और p की पावर, यहाँ प्रेशर की पावर 1/n होती है। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। उसके बाद जब हम लॉग लेते हैं x/m इक्वल टू k, उसकी पावर 1/n। ओके, तो जब हम इसके दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग x/m। उसके बाद इधर आएंगे तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, लॉग k, यहाँ पे लॉग k होगा। ओके, मिसिंग है पार्ट, लॉग k प्लस 1/, जो हमारा पावर होता है वो फ्रंट पे आ जाता है तो इस केस में 1/n लॉग p हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी होती है फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ओके, ये हमें एग्जाम में भी जनरली पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, व्हाट इज फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हम इस तरह से इसे ड्राइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिख के देखा है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं हम फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में y इक्वल टू, हमने x/m को y से डिनोट किया है शॉर्ट में लिखने के लिए। तो y हमारा मीन्स हमारा जो भी एड्जॉर्प्शन का रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, और वहाँ पे उस प्रेशर की पावर 1/n होगा। ओके, तो y इक्वल टू, अब कांस्टेंट जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट k आता है। तो इस तरह से हमने फिर लॉग लिया है दोनों साइड, उसके बाद लॉग की मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, लॉग x/m इक्वल टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p।
ओके, नेक्स्ट है हमारा जो है वो है लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या है, लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, मॉलिक्यूल्स और द गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे molecules or the gas atoms are adsorbed on the active site of the solid to form the monomolecular layer। यानी कि लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के कुछ अजम्पशन थे कि जो भी यहाँ पे गैस एडजॉर्ब होगा वो सिर्फ मोनो लेयर बनाएगा, यानी सिंगल लेयर फॉर्मेशन होगा। हम कह सकते हैं यहाँ पे केमिजॉर्प्शन के बेस पे ये डेरिवेशन दी गई है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडजॉर्ब लेयर, यहाँ पे क्या होगी, जो एडजॉर्ब लेयर बनेगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो हमने एक सरफेस यहाँ पे देखा है, जैसे कि हम यहाँ पे एक सरफेस लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक सरफेस लिया है। ये है हमारा सरफेस। ओके, ये हमने सरफेस लिया है, कोई भी सरफेस है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने कोई भी सरफेस लिया, हमने लेट किया कि ये है सरफेस इंटरमीडिएट। ओके, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब हो रहा है, जितना भी मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुआ है जितने भी स्पेस पे, उस स्पेस को हम थीटा रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा हम उसे टोटल में से माइनस कर देंगे, अनएडजॉर्ब पार्ट होगा, जैसे कि 1 माइनस थीटा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल हैं उसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, और उसके बाद हमारा जो अनएडजॉर्ब पार्ट है उसे हमने 1 माइनस थीटा रिप्रेजेंट किया है। सो डेरिवेशन क्या है, रेट ऑफ द एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनऑक्यूपाइड स्पॉट एंड द प्रेशर। यानी कि जो हमारा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा अकॉर्डिंग टू द लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यहाँ पे क्या होगा, R1 इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हमने हटाया तो K1 आया। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, अनऑक्यूपाइड स्पेस। रेट ऑफ जो एडजॉर्प्शन होगा, जितना भी खाली स्पेस होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस कितना फास्ट और कितना स्लो होगा। ओके, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 1 माइनस थीटा यानी अनऑक्यूपाइड स्पेस को लिया है। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो प्रेशर के भी है, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना फास्ट हमारा क्या होगा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा। नाउ रेट ऑफ द डिसॉर्प्शन और द यहाँ पे जैसे कि अब हमने लिया रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, किस पे डिपेंड करेगा, अनऑक्यूपाइड स्पेस पे, 1 माइनस थीटा। ओके, लेकिन रेट ऑफ द एडजॉर्प्शन के केस में डिसॉर्प्शन और एवापोरेशन के केस में डिसॉर्प्शन यानी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक टाइम बाद जब स्पेस पूरी तरह फिल हो चुका होगा तो उस केस में हमारे मॉलिक्यूल्स अटैच होने की बजाय, एडजॉर्ब होने की बजाय वो वहाँ से स्केप करने लगते हैं, यानी एडजॉर्ब नहीं होते, उल्टा वो वहाँ से हटने लगते हैं, तो उस केस को हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो ये हमारा डिसॉर्प्शन प्रोसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्यूपाइड स्पेस यानी कि थीटा। ओके, यहाँ पे जैसे कि R2 हमने लिख दिया है, रेट ऑफ द डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट हटाया तो K2 आया हमारा, थीटा यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा, यानी जितना भी ऑक्यूपाई हो चुका है स्पेस, जब एक टाइम बाद पूरी लेयर फिल हो चुकी होगी सरफेस की, तो उस केस में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स अब एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐड नहीं होंगे, बल्कि वहाँ से वो एस्केप करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे इस सरफेस पे एडजॉर्ब होने के लिए। ओके, सो एट इक्विलिब्रियम एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस रेट से हमारा एडजॉर्प्शन हो रहा है उसी रेट से हमारा डिसॉर्प्शन भी होगा, यानी कि एक तरफ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होने के लिए आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे हैं उस जगह को छोड़ के। ओके, तो इस टाइमिंग को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के इक्वल हो चुका होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यू रखने के बाद हम अब इन्हें सॉल्व करके इक्वेशन निकालते हैं। जैसे कि अब हमने दोनों साइड उनकी इक्वेशन रख दी है कि अब हमें ये K1P डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है।
यहाँ पे ओके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है k1p माइनस k1 थीटा p, और इधर जो राइट साइड है k2 थीटा ये सेम ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब थीटा थीटा को कॉमन लेने के लिए हमने क्या किया, k1 थीटा p को इधर ट्रांसफर किया तो k1 थीटा p हमारा पॉजिटिव हो गया। ओके अब नाउ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थीटा कॉमन लेंगे, k2 प्लस k1p ये हमें मिलेगा फाइनली। उसके बाद अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, यानी थीटा क्या है हमारा, ऑक्यूपाइड स्पेस। तो थीटा हमें मिल जाता है ऑक्यूपाइड स्पेस ये इक्वेशन से। ओके नाउ डिवाइड ऑल द इक्वेशन विथ k2। अब हमें ये एजम्पशन करना है कि हमने क्या किया है, k2 से सभी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो अब जो रेशियो के ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, थीटा की वैल्यू ये मिलती है। तो अमाउंट ऑफ थीटा क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी हम इसे x/m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके जैसे कि हमारा जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था उसने भी जो एड्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट किया था वो x/m की तरह रिप्रेजेंट किया था। ओके यानी कि x क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ द गैस दैट इज एड्जॉर्ब ऑन एड्जॉर्बेंट सरफेस। ओके ये मास है हमारा एड्जॉर्बेंट का। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में रिलेशन आ जाता है फ्रेंडलिच और द लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके तो अब हमने क्या किया है, k1/k2 इस कांस्टेंट के रेशियो को सिंपल बनाने के लिए हमने b से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं लेट b इक्वल टू k1/k2। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रख दी ये। तो हमें सिंपल बनाने के लिए हमने इसे b मान लिया था k1/k2 को। तो इस तरह से हमारा जो फाइनली जो इक्वेशन बन के आता है वो x/m और bp 1 प्लस bp। ओके 1 कैसा आया था ये सॉल्व करोगे आप डिवाइड करके k2 से तो आपको समझ आएगा। ओके तो इस तरह से हमने ये ड्राइव किया फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। Thank you so much. If you have a idea about this, then please like, share. Thank you so much.